हाई, उससे ज्यादा लिख दो, बहुत ज्यादा। क्या क्या होगा, सी टोटल क्या होगा बताइए। सी टोटल वुड बी अ कांस्टेंट, ये होगा। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा है, ये क्या है, ये कौन सा है जो कांस्टेंट है, ये फोनोनिक है या इलेक्ट्रॉनिक है, इट इज सी लैटिस, सी फोनोन वाला है। और ये कौन सा वाला है, सी इलेक्ट्रॉनिक। क्यों क्यों है ये ऐसा, डिवाइड टेम्परेचर के ऊपर भी ये कहां तक वैलिड रहेगा, ये वाला, ये जो बिहेवियर है इसका वो कहां तक वैलिड रहेगा, ये वाला जो बिहेवियर है वो कहां तक वैलिड रहेगा, टी लेस देन टीएफ तक। और मैंने बताया जब फर्मी टेम्परेचर होता है टीएफ, उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। ओके, इसलिए डिवाइड टेम्परेचर के ऊपर भी आप कैसा बिहेवियर लेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फर्मी से तो नीचे है ना अभी भी। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट वुड बी लीनियर ओनली। ओके, तो हाई टेम्परेचर पर फोनोनिक स्पेसिफिक हीट जो होगी वो तो कांस्टेंट विद टेम्परेचर होगी, जैसा कि तीनों थ्योरी में आता है, उनमें डिवाई में भी यही आता है, आइंस्टाइन में भी यही आता है, और उसमें क्या आता है, क्लासिकल में भी यही आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाई टेम्परेचर पर ये बिहेवियर होगा। ओके, ठीक है ना। तो अब अगर हम लो टेम्परेचर पर इसको प्लॉट करें, ग्राफ को, इसके ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, तो हाउ इट वुड लुक लाइक, ये वाला ग्राफ लो टेम्परेचर पर। तो एट लो टेम्परेचर बिहेवियर कैसा होगा, इस तरफ रखते हैं क्या, टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर रखते हैं टी वी बाई टी, ये टोटल है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऑल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हैं, देखो सी टोटल बाई टी, तो सबसे ले आते हैं राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी, ये बन सकता है नहीं यहाँ से। तो हम किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग सी वी बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा होगा, ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन है। ओके, क्योंकि लीनियर होगा ना, सी वी बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ, जिसमें स्लोप क्या होगा, वाई एन एक्स प्लस टी। स्लोप किसके बराबर होगा, ये कैसे काम करेगा, ये दिस विल बी स्लोप, और ये कैसे काम करेगा बी, इट वुड बी व्हाट, इंटरसेप्ट। ओके, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। सो प्लॉट दिस लाइन, कैसा होगा ग्राफ, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, लीनियर होगा, इसका स्लोप किसके बराबर है, स्लोप इज ए, ए किसका कोएफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का या फोनोनिक स्पेसिफिक हीट का, कोएफिशिएंट व्हाट, फोनोनिक, कोएफिशिएंट ऑफ फोनोन स्पेसिफिक हीट या लैटिस स्पेसिफिक हीट। ओके, जब हम इसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करेंगे, यहाँ, तो यहाँ जहां कट करेगा ना ये, यहाँ ये क्या देगा, इट विल गिव यू बी, बी। ओके, बी किसका कोएफिशिएंट है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। ओके, ये बिहेवियर कहां पर वैलिड है, इट इज एट लो टेम्परेचर, ये बिहेवियर कहां है, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब किससे होता है, फर्मी से नहीं, डिवाइस से होता है, क्योंकि फर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो लो टेम्परेचर का मतलब है डिवाइस से नीचे, ऐसा होगा। ओके, यूजुअली यही पूछता है। तो आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक निकाल सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ फोनोनिक स्पेसिफिक निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, इनमें डिवाई या फर्मी छुपा हुआ है, फर्मी टेम्परेचर छुपा हुआ है। ए में क्या छुपा हुआ है, डिवाई या फर्मी, ए जो होता है कोएफिशिएंट ए, ओके, उसके अंदर छुपा हुआ है डिवाई, और वो भी डिवाई के कितने प्रोपोर्शनल होता है, इसके, और जो बी है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, फर्मी। फर्मी किसके प्रोपोर्शनल होता है, या तो फर्मी टेम्परेचर के या फर्मी एनर्जी के। आप समझ रहे हैं, आपने वहां नहीं पढ़ा होगा जो स्पेसिफिक हीट निकाली होगी लो टेम्परेचर पर ना, 12/5 पाई/4 आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी ओवर थीटा डी क्यूब। ओके, तो ये क्या था वहां, ए के अंदर थीटा डी क्यूब डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पर फर्मी टेम्परेचर डिनोमिनेटर में था। ओके, या फर्मी एनर्जी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट वाली जो प्रॉब्लम थी ना, वो किसने रिजॉल्व कर दी, तो क्या हुआ यहाँ पर कंक्लूजन। ठीक है,
कंक्लूजन ये हुआ, ठीक है। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सक्सेसफुली define the electronic specificity, सक्सेसफुली डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिसिटी। तो अब ये प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हो गई। ओके, ओके, एक बात हो, एक और प्रॉब्लम थी उसमें, ठीक है, क्या थी, बताइए क्या थी, और क्या प्रॉब्लम थी? एक प्रॉब्लम थी उसकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो एक प्रॉब्लम थी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक susceptibility of free electrons। इसको पता है कौन सी ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं? दैट इज क्यूरी और पैरा, दो तरह की होती है पैरामेट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो इट वाज बोथ पॉली, सॉरी पॉली, कौन सी वाली है? पॉली पैरामेट्रिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं कौन सा पैरामेट्रिज्म? पॉली पैरामेट्रिज्म। दो तरह के पैरामेट्रिज्म होते हैं, पॉली एंड क्यूरी, पॉली एंड क्यूरी। तो पॉली वाला किसके लिए वैलिड है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन करते हैं ना, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, पॉली पैरामैग्नेटिज्म। तो आप जानते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी है पैरा वाली, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्या पढ़ा आपने, कहीं पढ़ा है? वैसे ये आगे का टॉपिक है, बट हो सकता है आपको पता हो। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बताइए? क्या कहता है, क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी? आपने पढ़ा होगा ना थ्योरी लॉ, उसके प्रोपोर्शनल होती है C/T होती है ना, कहीं पढ़ा होगा आपने? ओके, ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो पाई पैरा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/T, ये पढ़ा होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू। हाउएवर एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं, ठीक है, ये जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होती है, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो वो कैसे होगा? उसको भी सही करने के लिए जो मेथड मैंने यहाँ अपनाया था ना, वही मेथड अपनाएंगे। क्या अपनाया था यहाँ पे मेथड? यहाँ पे हमने मेथड अपनाया था कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? T/Tf से। क्यों किया था T/Tf से मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली? तो इसलिए किया था क्योंकि मैंने कहा था कितने सारे इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करेंगे या कुछ ही करेंगे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड का, तो ऑल इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी और ओनली फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, ओनली फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया था वहां पर? एक करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और वो क्या था करेक्शन फैक्टर? ठीक है, दैट करेक्शन फैक्टर वाज T/Tf ले लो। तो अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, पाई जो होगा, ठीक है, पाई पैरा, कौन सा वाला पैरा? पॉली पैरा वुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पहले से क्या था? प्रोपोर्शनल टू टी था, 1/T। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे? T/Tf या T/Tf, एक ही बात है, T/Tf। तो ये क्या है? ये सेकंड टर्म आप देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। व्हाई करेक्शन फैक्टर? करेक्शन फैक्टर ड्यू टू फर्मियोनिक नेचर ऑफ, ठीक है, या धीरे धीरे लिख दो आप, ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में नहीं रह सकते, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में नहीं रह सकते। इसलिए अब क्या बन रहा है यहाँ पर?
if you do it then you will see that this T and this T would be cancelled. तो पॉली वाला जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, पॉली पैरामैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखिएगा, आगे के लिए भी आप बता रहा हूँ मैं आपको। तो पॉली वाला पैरामैग्नेटिक होता है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या इंडिपेंडेंट ऑफ टी? इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। वही किस पर लागू होता है ये वाला पैरामैग्नेटिज्म? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर या आयंस पर? दिस इज एप्लीकेबल ऑन, किस पर लागू होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, एप्लीकेबल ओनली ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि वो दूसरा वाला जो होता है ना, कौन सा होता है दूसरा? पहला दूसरा भी होता है, वो कौन होता है? उसको बोलते हैं क्यूरी, ठीक है। वो किसके प्रपोज में होता है? वो इनवर्सली होता है इसके, एक इस पर, एक इसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर एटम्स और आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर लागू नहीं होता वो। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना ये वाली, वो भी रिजॉल्व हो गई। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है, दैट इज आल्सो रिजॉल्व्ड, ठीक हो गया। दूसरा, दो हो गए। तीसरा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। एक मिनट दो, मुझे मैं करता हूँ उसको भी। ये वाला यहाँ से लिंक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दो तरह के पैरामीटरिज्म होते हैं, एक क्यूरी होता है, एक पॉली होता है। ये नहीं पढ़ा आपने? क्यूरी लॉ नहीं पढ़ा कहीं पे मैग्नेटिज्म में? यही ज्यादा पढ़ा होगा आपने, ये वाला तो नहीं पढ़ा होगा आपने, ओके। ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा भी होता है। बट इस पर इलेक्ट्रॉन थ्योरी लागू होगी क्या? एटम या आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन थ्योरी लागू होगी? नो, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज ओनली अप टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये तो बस बताया मैंने आपको कंपैरिजन के लिए, ठीक है। यहाँ इसका कोई ऐसे वो नहीं है। अब मैं बता रहा था आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी रो, यानी कि रो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, ये देखते हैं। जरा देखिए कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है? सिग्मा होता है n स्क्वायर टाउ बाय m, ओके। सिग्मा इज n स्क्वायर टाउ बाय m। ये क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसकी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? मेटल की, ओके। सेमीकंडक्टर की ये नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सेमीकंडक्टर में कितने टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं? इन अ सेमीकंडक्टर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स आर देयर? टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर। इसमें कितने टाइप के चार्ज कैरियर हैं? सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है, और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसी एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, एक ही टाउ आएगा। जबकि जब आप सेमीकंडक्टर जाओगे, ठीक है, मतलब ये बैंड थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट कंडक्टिविटी में दो एक्सप्रेशन आएंगे। कौन कौन? कंडक्टिविटी में दो एक्सप्रेशन आएंगे, ऐसे दो टर्म आएंगी, एक आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, एक आएगी होल के लिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ओनली ड्यू टू, ठीक है, ओनली ड्यू टू व्हाट? ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी बस, ठीक है। होल्स का इसमें कोई रोल नहीं, ठीक।
यहां पर देखिए जो n है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन तो सभी मटेरियल्स में होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चीज बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक। अभी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेंगी, मैं क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना चाहता हूँ यहाँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस तो किस बात पर डिपेंड करेगा, देखो मास तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, चार्ज भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, तो कौन टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है भाई, रेसिस्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है, रेसिस्टिविटी इज 1 बाय कंडक्टिविटी, है ना, मैंने कंडक्टिविटी लिखा है तो रेसिस्टिविटी भी इन्हीं पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, है नहीं। तो अब आपको बताना ये है कि ये क्या वेरिएशन होगा, पहले एन का देखते हैं फिर टाउ का। व्हाट टेल मी द वेरिएशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताइए मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एन का एन बढ़ेगा, एन घटेगा या एन वही रहेगा, एन घटेगा, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अगर आप हीट अप करें मेटल को, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे सर, बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, देखो ठीक है, ये सब बातें गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है एन वो कांस्टेंट रहती है, ओके। मेटल मेटल है क्यों, मेटल इज अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो और नॉट, एब्सोल्यूट जीरो पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं, नहीं होते, होते हैं सर, होते हैं सर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इवन एट एब्सोल्यूट जीरो उसमें, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, तो हम ये पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल क्यों लगा रहे होते उसके ऊपर, हमने क्यों ऐसे फिलिंग की होती, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बढ़ेगी नहीं, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो याद रखनी है ये बात। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या होल डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा, समझ रहे। बट ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल रिमेन्स कांस्टेंट इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ओके। अब बात आती है टाउ की, ठीक है। टाउ टाउ जो है वो क्या है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कब, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कब होता है, व्हेन इट स्ट्राइक्स विद आयरन और व्हेन इट स्ट्राइक्स विद, ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स विद, व्हेन टाउ टाउ कब आएगा, रिलैक्सेशन टाइम कब आएगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स विद आयरन, या तो आयरन के साथ स्ट्राइक करे या इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करे, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो किस किस से लिमिटेड होता है, इट डिपेंड्स ऑन टू स्कैटरिंग, तो इलेक्ट्रॉन किसके साथ स्कैटर हो सकता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग, नहीं, इलेक्ट्रॉन और फोनोन की टक्कर होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आयन से टकराना, ओके, इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग या इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, क्लियर है। रिलैक्सेशन टाइम के दो सोर्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स दो तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग, या एक और हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज भी पड़ी हो उसके अंदर, क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी स्कैटरिंग, यानी कि अगर बाहर से कुछ पड़े हुए एटम्स है, मतलब उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है, जैसे कॉपर की मेटल है और उसके अंदर किसी और मेटल के एटम्स आ गए हैं, कुछ आ गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी स्कैटरिंग, इंप्योरिटी एटम्स के साथ टकराना। तो तीन तरह के स्कैटरिंग मेन है, इलेक्ट्रॉन फोनोन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी, ओके। तो तीन तरीके से रिलैक्स हो सकता है। अगर कहीं पर आपको एक से ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है तो टोटल रिलैक्सेशन टाइम आप कैसे निकालोगे, इंप्योरिटी क्या हो सकती है, हमारे भाई इंप्योरिटी क्या हो सकती है, कॉपर में क्या इंप्योरिटी हो सकती है बताओ, कॉपर में कॉपर का एटम इंप्योरिटी होगा या कॉपर में किसी दूसरे मटेरियल का एटम इंप्योरिटी होगा, बोलो, दूसरे मेटल, दूसरे मेटल होगा, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी पड़ा हो उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हो, अदर देन कॉपर एटम इंप्योरिटी होगा, ओके। तो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी या नहीं मेटल में, ये रियल मेटल में थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी या नहीं होगी, सर वो तो 100% जो है वो एकदम मतलब प्योर तो नहीं होता है, उसमें कुछ तो रहती है, हाँ तो इंप्योरिटी होगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रियल मेटल में तो इंप्योरिटी जरूर होगी, ठीक है ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यस जो टोटल टाउ होगा इट वुड बी 1 बाय, मतलब 1 बाय रिवर्स करके सम करना है आपको, पता चला सीधे सम कर दिया, टोटल टाउ जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन फोनोन प्लस
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी, ऐसे करके आपका टोटल टाउ निकल जाएगा। और कैसे पता लगता है कि कौन कौन से यूज करने हैं, कौन से यूज नहीं करने? भाई जिनका रिलेक्शन टाइम दिया हो उनको यूज करना है, अगर नहीं दिया है तो उसका छोड़ देंगे। मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग का जो टाइम है, रिलेक्शन टाइम वो इतना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इतना है, और इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी नहीं दिया हुआ, मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो उसको छोड़ दो। समझ के बात या नहीं? तो मेरा कहना यह है अगर कहीं पर एक से ज्यादा रिलेक्शन टाइम दिए हुए इलेक्ट्रॉन के तो उनको ऐसे ऐड करके टोटल निकालेंगे। रिमेंबर दिस, ओके? ये तो होगी कैलकुलेशन की बात। अब इनका टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेवियर होता है, ठीक है? अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं लो एंड हाई में। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दो बिहेवियर में यहां पर देखूंगा। हाई टेम्परेचर आप जानते हैं कब होता है? एट हाई टेम्परेचर, या लो पहले ले लो, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब हमेशा डिवाइस से होता है, जब टेम्परेचर डिवाइस से नीचे है तब। ठीक है, लो टेम्परेचर का मतलब जब टेम्परेचर डिवाइस से नीचे है। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान देने की है, इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी स्कैटरिंग इज ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये वाली इंप्यूरिटी स्कैटरिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी स्कैटरिंग, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ओके, ये वाली जो दोनों होती है इलेक्ट्रॉन फोनोन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो अगर हमारे पास तीन सोर्स है टाउ के, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी वाला टाउ है वो तो डिपेंड करेगा नहीं। कौन डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन फोनोन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो लो टेम्परेचर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पर, ठीक है, जो बिहेवियर होता है टाउ का, ठीक है, वो क्या होता है वो देखते हैं। तो टाउ का जो बिहेवियर होगा लो टेम्परेचर पर, फोर इलेक्ट्रॉन फोनोन यानी कि इलेक्ट्रॉन लैटिस, ठीक है, टाउ का जो बिहेवियर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर -3, टी पावर -3। आपको ये पता होगा, ठीक है, कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए जरा। टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी जल्दी टक्कर होगी या देर देर में टक्कर होगी? ठीक है, तो क्या होगा, जो रिलेक्शन टाइम है वो घटेगा, इन्हीं दो स्कैटरिंग के बीच का टाइम घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने का। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी पावर -3 है। फोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, इट इज टी पावर -2। ओके, और वो मैं बता ही चुका हूं आपको क्या। फोर तीसरा अगर मैं लिख दूं यहीं पे क्या, इलेक्ट्रॉन इंप्यूरिटी, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंप्यूरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, वो तो दोनों में इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, चाहे हाई या लो। तो सिग्मा का बिहेवियर क्या आ गया? अरे भाई किसकी वीडियो होने यार, ध्यान रखा करो आप। एक मिनट दो।
तीन तरह की स्टैटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रॉन फोनोन, इलेक्ट्रॉन 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 इम्प्योरिटी। तो ताऊ, ये ताऊ के हिसाब से जो सिग्मा का बिहेवियर आया, ठीक है, या रो का बिहेवियर आया, वो क्या आया, सिग्मा का बिहेवियर आया टी पावर -5 और रो का बिहेवियर क्या आया, टी पावर 5। यानी कि मेटल्स में लो टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, रेसिस्टिविटी बढ़ती है। और वो जो कंडक्टिविटी घटने का रेसिस्टिविटी बढ़ने का कारण है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। तो आंसर होंगे 2, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एंड इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग। दो कारण होंगे इसके, ठीक है, दो कारण होंगे। अब हाई टेम्परेचर पे चलते हैं। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कौन कौन सी स्टैटिंग्स होंगी एट हाई टेम्परेचर, तीनों होंगी वैसे मैं बताऊं आपको। बट एट हाई टेम्परेचर ओनली विच टाइप ऑफ स्टैटिंग इज डोमिनेंट, एट हाई टेम्परेचर ओनली, एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग इज डोमिनेंट। यानी कि मेनली कौन डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस को या रेसिस्टिविटी को या कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग इज डोमिनेंट, ओके, एट हाई टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाली स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है हाई टेम्परेचर्स पर, ये वाली स्कैटरिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है हाई टेम्परेचर्स पर। हाई टेम्परेचर पर कौन सी स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है या डोमिनेंट है, इलेक्ट्रॉन फोनोन ओनली, ओके। तो उसका बिहेवियर क्या होता है हाई टेम्परेचर पर, उसका बिहेवियर बदल जाता है हाई टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं कि टी क्यूब ही रहेगा, टी पावर -3 रहेगा, क्या हो जाता है टी इनवर्स। हाई टेम्परेचर पर जाकर इसका बिहेवियर बदल जाता है, वो क्या रह जाता है टी इनवर्स। और ये किससे आता है, अगर आपसे कोई पूछेगा हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किससे आएगा, तो आंसर होगा ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन लैटिस स्कैटरिंग की वजह से आएगा, ओके। तो क्या आएगा, टाउ, टाउ वुड बी व्हाट, टी इनवर्स, टी इनवर्स हो गया टाउ तो। तो क्या होगा, जो सिग्मा होगा वो भी क्या होगा, टी इनवर्स, क्योंकि एन तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर है, तो रो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाई टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ओके। तो ये क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रिजल्ट है। ये लो टेम्परेचर पर सिग्मा का बिहेवियर टी पावर -5, रो का बिहेवियर टी पावर +5, ठीक है, एंड हाई पर सिग्मा का बिहेवियर टी इनवर्स, रो का बिहेवियर प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसको ग्राफ पर कैसे देखेंगे, मैं ग्राफ ले आता हूं। ओके, तो क्या होगा, इस एक्सेस पर क्या है, रो विच इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऑन दिस एक्सेस वी हैव टेम्परेचर, ओके। तो इसका जो बिहेवियर होगा लो टेम्परेचर पर वो टी पावर 5 होगा, एंड हाई टेम्परेचर पर ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नहीं है, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ यहाँ से, ओके। तो ये जो वैल्यू बची है यहाँ से यहाँ, वो किसकी वजह से है, ये जो वैल्यू रेसिस्टिविटी की यहाँ पर आई है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये, ठीक है, इस वैल्यू को बोलते हैं रो जीरो, रो जीरो। रो जीरो क्या है, ये जो बची हुई वैल्यू है, ठीक है, रो जीरो इज इम्प्यूरिटी रेसिस्टिविटी। ये कौन सी रेसिस्टिविटी है, इम्प्यूरिटी रेसिस्टिविटी।
व्हाई इम्प्योरिटी रेसिस्टिविटी, जाकर देखो पीछे मैंने बोला था इम्प्योरिटी रेसिस्टिविटी यानी कि इम्प्योरिटी का जो टाउ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है, ठीक है। तो ये जो रो जीरो है वो इम्प्योरिटी रेसिस्टिविटी, यानी कि कुछ रेसिस्टिविटी क्या होगी, इम्प्योरिटी की वजह से भी आएगी, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर अगर जीरो भी कर दोगे किसी मेटल का तो भी उसकी रेसिस्टिविटी जीरो नहीं होगी, इसकी वजह से जीरो नहीं होगी, ठीक है। क्यों जीरो नहीं होगी, उसका कारण क्या है जीरो ना होने का, जीरो ना होने का एक ही कारण है उसकी रेसिस्टिविटी का, ठीक है, जीरो ना होना, मतलब इम्प्योरिटी रेसिस्टिविटी उसके अंदर होना। अगर हाईली प्योर मेटल हो तो उसका ग्राफ कहां पर आएगा, ये ग्राफ किसके लिए है, ये जो ग्राफ मैंने दिखाया किसके लिए, दिस इज फॉर नॉर्मल मेटल, ये ग्राफ किसका है, नॉर्मल मेटल का है। अगर हाईली प्योर मेटल होगी, हाईली प्योर मेटल, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से कहां से शुरू होगा, यहां से। अगर किसी क्वेश्चन में कहा है कि हाईली प्योर मेटल है तो ये जो ब्लैक लाइन है जो जी ओरिजिन से शुरू हो रही है वो क्या है, दिस इज फॉर हाईली प्योर मेटल, हाईली प्योर मेटल, ठीक है। बट अगर कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, ना तो नॉर्मल वर्ड यूज किया ना हाईली प्योर यूज किया, तो आप क्या लेंगे बाय डिफॉल्ट, नॉर्मल या हाईली प्योर, चलिए नॉर्मल। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू विल टेक नॉर्मल, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल मेटल्स होती है उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जरूर होगी, ओके। तो हाईली प्योर मेटल का ग्राफ कहां से शुरू होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओके। So remember this graph as well as what, ठीक है, as well as this relation, ग्राफ को याद करना है और रिलेशन को याद करना, ठीक, ये हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, वो सॉल्व हो गई किससे, क्वांटम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। क्या क्या प्रॉब्लम्स अब भी रह गई मैं बता देता हूं सर, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा उल्टा आएगा, उल्टा आएगा, उल्टा जी क्वेश्चन में आ जाएगा किसी, ठीक है, कुछ आपके लिए भी तो होना चाहिए नहीं, ठीक है, सर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आ जाएगा, ओके। सर हम ये चेक कैसे करें रिलैक्सेशन टाइम की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, ये नंबर से हो रहा है, फोनोन के नंबर से, फोनोन का जो नंबर है लो टेम्परेचर पर वो टी क्यूब से बढ़ता है, ओके, और हाई टेम्परेचर पर किससे बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू टी से बढ़ता है, इसलिए, ओके। जितने फोनोन ज्यादा होंगे उतनी टक्कर ज्यादा होगी, तो लो टेम्परेचर पर फोनोन का नंबर तेजी से बढ़ता है, टी क्यूब से बढ़ता है, एंड हाई टेम्परेचर पर थोड़ा स्लोली बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू टी से बढ़ता है, ओके। तो अब बात आती है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस थ्योरी को बस। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी successfully defines the जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिसिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिसिटी। सेकंड है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्या था, पॉली पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो ये प्रॉब्लम तो होगी रिजॉल्व, ओके। बट प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स क्या थी, वहां पर मैंने बताया था आपको, बट स्टिल क्वांटम थ्योरी, स्टिल क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या फेलियर है, पहला फेलियर है अभी रह गया जो, वो क्या है, ठीक है, क्या फेलियर रह गया बताना, पीछे क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ, किसमें अंतर नहीं बता पाएगा अभी भी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये अभी भी ये नहीं बता पा रहा है कि व्हाई सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो अभी भी क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो इनके हिसाब से सब क्या होने चाहिए, बताइए, इनके हिसाब से सब क्या होना चाहिए, सबके सब कंडक्टर होने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो है इंसुलेटर भी होते हैं, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अभी। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर नहीं कर रहा है। दूसरा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑल कोएफिशिएंट RH
डाइवैलेंट मेटल्स। डाइवैलेंट मेटल्स के लिए ऐसा क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम अभी रह गई। ये दो प्रॉब्लम कहाँ जाकर सही होंगी? दे वुड बी बैंड थ्योरी में। ठीक है, एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द बैंड थ्योरी, ठीक है, आई नीड टू टेल यू सम मोर अबाउट इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटम इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर क्या, फर्मी एनर्जी। अभी हमने 1D की फर्मी एनर्जी निकाली थी। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी इन 2D, फर्मी एनर्जी इन 3D, एंड उसके सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है, सेवरल पैरामीटर्स ऑफ दिस। सर बैक स्लाइड शो करना। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि फर्मी एनर्जी 1D 2D 3D, हम एक और बात लेते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, फर्मी एनर्जी पूरी ठीक है, हम ये लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, फोनोन के लिए हमने क्या किया था, अगर हमारे पास एल लेंथ का सॉलिड था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर 1D मेटल, for 1D metal of length L, 1D metal of length L। मान लिया हमारे पास कोई एक वन डायमेंशनल मेटल है लेंथ L की। ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो, n का वैल्यू हमने लिखा था वहां पर, याद है कुछ? उसी से मैं डिराइव करूंगा यहाँ L/pi into K लिखा था। ओके, अच्छा ये क्या था, वहां पर नंबर ऑफ फोनोन्स थे या नंबर ऑफ फोनोन की स्टेट थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक स्टेट में अगर मैं एक 1D मेटल लेता हूँ, इफ आई टेक 1D मेटल, एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ईच स्टेट इज डबली डिजनरेट, ईच स्टेट इज डबली डिजनरेट। क्यों है डबली डिजनरेट ईच स्टेट? यहाँ पर क्या है, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक state is doubly degenerate. Why it is doubly degenerate? Each state is doubly degenerate due to spin ना? Each state is doubly degenerate due to spin। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में क्या रिलेशन बताइए? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, किसके बराबर है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आधा है या डबल? हाफ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या लिखना होगा, n या n/2। n/2, ये 2 का फैक्टर क्यों आया मुझे बताओ? व्हाई दिस 2 फैक्टर इज कमिंग? 2 का फैक्टर क्यों आया? दैट 2 फैक्टर इज ड्यू टू दिस। किसकी वजह से है? डीजनरेसी की वजह से।
ओके, यहाँ पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर, स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है, n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इन मेटल, मेटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर k क्या हो गया, अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब काउंट में आएंगे आपके पास, जब ये k जो है kf होगा या k होगा, मतलब सबसे जो अपर मोस्ट फील्ड लेवल है ना, जैसे n1 है आपका, जैसे p लिखा था शायद मैंने इसको, वहाँ p1 है 2 है, तो सबसे जो अपर मोस्ट फील्ड लेवल होगा उसका जो वेव वेक्टर होगा वो क्या होगा, kf, तो इसको हम कर देते हैं क्या, kf। तो n तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, l उसकी लेंथ हो गई, kf क्या हो गया, kf इज व्हाट, फर्मी वेव वेक्टर, जो कि किसका वेव वेक्टर है, इट इज द वेव वेक्टर ऑफ, ठीक है, वेव वेक्टर किसका है ये, वेव वेक्टर ऑफ टॉप मोस्ट, वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन lying where, lying in top most field level, जो कहाँ बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टॉप मोस्ट फील्ड लेवल पर, उसका है ये सब। तो kf का वैल्यू कितना होगा 1D के लिए, ये आपको याद रखना है भाई, जो ये kf है ना, kf से ही सारी चीजें बनती हैं, फर्मी वेव वेक्टर से ही सारी चीजें बनती हैं, कितना है 1D के लिए, पाई n बाय 12। ओके, अगर हम n बाय l को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, पाई स्मॉल n बाय 2। तो 1D का है ये, kf ऑफ 1D इज दिस मच, जहाँ स्मॉल n क्या है, where small n is electron density, electron density मतलब n by l। तो 1D का kf इतना होता है, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीजें बनाते हैं हम। ओके, चलते हैं 2D, kf लिखूंगा मैं बस, बाकी सारी चीजें बता देंगे। तो 2D मेटल, 2D मेटल और एरिया लगेगा इसमें भैया, लेंथ लगेगी, एरिया ए। ओके, तो आ जाइए फिर से यहाँ पर। ओके, तो उसका भी याद है क्या लगाया था हमने, वहां पर हमने लिखा था n इक्वल टू l ओवर 2 पाई होल स्क्वायर पाई, क्या लिखा था बताना, k लिखा था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पिछली बार जब फोनों तक डिस्कशन किया था तब हमने ये लिखा था, तो वहां पर क्या था, ये kd था ना, डिवाइस, यहाँ कौन होगा, केयर, एक चीज और, यहाँ n की जगह क्या आएगा, n/2, वाई, क्योंकि ये स्पिन डिजनरेसी की वजह से, इंप्लाइज दैट लिख के क्या बना, n/2 इक्वल्स टू l स्क्वायर, l स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है, 4 पाई स्क्वायर kf का स्क्वायर, क्या बन गया, kf, पता लगा kf क्या बन गया, दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल, दिस 2 इज कैंसिल, kf क्या बन रहा है बताना मुझे जरा, 2 पाई n बाय एरिया, पावर कितनी 1/2, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्मॉल n पावर कितना 1/2, ये kf कितने, किसका kf है, 2D का, 2D मेटल का kf है, जहाँ n क्या है सर, n इज व्हाट, n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने d में, 2D में, तो किससे आएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एरिया से। हो गया 2D मेटल का केस, मूव अहेड। तो 3D मेटल, 3D मेटल ऑफ वॉल्यूम V, 3D मेटल ऑफ वॉल्यूम V, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, इट वाज n l ओवर 2 पाई का होल क्यूब, इससे मल्टीप्लाई किया था हमने 4/3 k d था वहाँ, यहाँ क्या होगा kf, और यहाँ पर एक 2 का फैक्टर आएगा ड्यू टू व्हाट, स्पिन डिजनरेशन। इसको सॉल्व करो जरा, तो इससे बनेगा n/2, l क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, नीचे होगा 8 पाई क्यूब, ऊपर होगा 4/3 पाई kf का क्यूब,
कितना बन रहा है? So it will cancel what? This 4, 8, 2 and 2 cancel. एक पाई कैंसिल बन गया, हो गया. तो कितना बन रहा है? KF is what? KF is 3 pi square. एक पाई भी कैंसिल होगा. N by V. पावर कितना? 3 pi square N by V is 1 by 3. ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं? You can write it as 3 pi square small n power 1 by 3. जहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए? 3D के लिए. क्या होगा? n by वॉल्यूम. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? तो ये हमने क्या निकाल लिए तीनों के? 1D, 2D, 3D. वी हैव कैलकुलेटेड फर्मी वेवलेंथ. क्लियर? फर्मी वेवलेंथ. अब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्शन रिलेशन आप एनर्जी और वेव वेक्टर को लिंक करते हैं. ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्शन रिलेशन. ठीक है? तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन कौन सा डिस्पर्शन रिलेशन फॉलो करता है? ठीक है? If nothing is mentioned in the question, you know that for free electron in metal, बताइए कौन सा रिलेशन होगा एनर्जी और ए का? आप जानते हैं ना, एनर्जी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, तो p स्क्वायर बाय 2m बनेगा. ओके, p स्क्वायर बाय 2m बनेगा. ओके, तो क्या होगा? इसको आप लिख सकते हैं, अगर इसको आप एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो सल्फर एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएफ क्या है? अगर आपका ईएफ फर्मी एनर्जी है तो पीएफ आपका फर्मी मोमेंटम होगा. पता है पीएफ क्या होगा आपका? फर्मी मोमेंटम. एवरीथिंग वुड बी फर्मी फॉर इलेक्ट्रॉन. फर्मी मोमेंटम. और फर्मी मोमेंटम कितने बराबर होता है? h क्रॉस kf के. तो यहाँ पर क्या बन गया रिलेशन? h क्रॉस स्क्वायर kf स्क्वायर बाय 2m. ये किसका रिलेशन है? ओके, वेव वेक्टर और एनर्जी का रिलेशन. फर्मी एनर्जी निकाल लोगे 1D, 2D, 3D कर लोगे ना? फर्मी मोमेंटम में निकल जाए. फर्मी मोमेंटम को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं. फर्मी मोमेंटम को हम फर्मी वेलोसिटी में लिख सकते हैं. क्या होता है फर्मी मोमेंटम? mvf होता है नहीं? फर्मी मोमेंटम mvf भी होता है. जहां पर vf क्या है बताइए? फर्मी वेलोसिटी. फर्मी वेलोसिटी. ओके, और ये क्या था? ef वाज फर्मी एनर्जी. फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी हो गया. एक चीज और बताता हूँ, फर्मी टेम्परेचर. क्या रिलेशन होगा? आप जानते हैं एनर्जी में और इसमें क्या रिलेशन होता है? अगर आप एनर्जी के इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो ये रिलेशन होता है. बट जब इसको फर्मी बनाओगे तो इसको भी फर्मी बनाना पड़ेगा. जहां पर टीएफ क्या है? इज फर्मी टेम्परेचर. तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको केएफ पता है तो यू कैन फाइंड एनीथिंग. क्या है बेसिक पैरामीटर? बेसिक पैरामीटर इज केएफ ओनली. केएफ से ईएफ निकल जाएगा, ईएफ से आप टीएफ निकाल सकते हैं, केएफ से आपका पीएफ निकल जाएगा, केएफ से आप क्या निकाल सकते हैं? वीएफ निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? So everything you can find using KF. तो KF अगर पता है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. ये एक चीज हो, इन एनी क्वेश्चन फोर ग्राफिंग शीट for graphene sheet. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो दिस क्वाड्रेटिक डिस्पर्शन रिलेशन. आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन रिलेशन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यू विल सी दैट E is proportional to K square. E is proportional to K square. अरे यार ये क्या है भाई? E equals to KBTF कैसे आया? अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे. आप जानते हैं किसी भी ये कौन सी एनर्जी है? कोई भी एनर्जी का इक्विवेलेंट कैसे बनता है? थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी क्या होती है? केबीटी होती है नहीं? तो जब अगर ये फर्मी एनर्जी होगी तो ये फर्मी टेम्परेचर होगा. ठीक है, तो ग्राफीन शीट के ऊपर आप देखेंगे कि E प्रोपोर्शनल टू K होगा. तो वहां पर जो फर्मी एनर्जी निकलेगी, ओके, जो फर्मी एनर्जी निकलेगी वहां पर वो उसके हिसाब से निकलेगी, जैसे भी दिया होगा क्वेश्चन में. ठीक है, उसके हिसाब से आप कर लेना. तो वहां पर क्या दिया होगा? यूजुअली आपको यहाँ कोई कांस्टेंट लगाया हुआ E प्रोपोर्शनल टू K है,
तो यहाँ कोई कांस्टेंट लगा रखा होगा उन्होंने, मान लिया कोई कांस्टेंट सी लगा देते हैं के, तो फर्मी एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, तो ईएफ कितना हो जाएगा उस केस में, जी के है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लियर है, ठीक है। तो ये है, ये ध्यान दे दीजिएगा भाई, ग्राफीन शीट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर फॉलो ना करके ई प्रोपोर्शनल टू के करता है, ओके। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या फॉलो करेगा, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच डिस्क्वायर रिलेशन इट विल फॉलो, प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू के, बाय डिफॉल्ट के स्क्वायर बाय डिफॉल्ट इज नथिंग इज मेंशन, तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, डिफॉल्ट dispersion relation of electron, relation of electron ये रहेगा, ओके। अगर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो ग्राफीन शीट मेंशन किया हुआ है, या वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ग्राफीन शीट या वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहा है क्वेश्चन में, तो भी आप क्या यूज करेंगे, ठीक है, ये यूज करें, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, एक मिनट में आप ना ये टेबल याद कर लें, उसके पीछे का कारण मैंने बता दिया आपको, कैसे आया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देखो जरा। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर, आई हैव टोल्ड यू दैट फर्मी एनर्जी जब ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर होगा तब क्या फॉलो करेगा ये, तो ये जो टेबल है सारी की सारी वो किस आधार पर बनाई गई है, इस टेबल का जो आधार है या बेस है वो ये है, ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर वाला बेस है, ओके। तो पहले कॉलम में लिखा गया है डायमेंशन कितनी है सॉलिड की, मेटल की, 1D है, 2D है, 3D है, ठीक, ये समझ में आ गई बात इतनी। फर्मी वेव वेक्टर कितना है अभी याद करवाया मैंने आपको, वो बैक 1D का कितना है, 2D का कितना है, 3D का कितना है, वो यहाँ लिखे हुए, वही जो अभी निकालेगा पीछे वो यहाँ लिखे, हो गया। फर्मी एनर्जी कैसे निकलेगा भाई, फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हुआ, kF की हेल्प से क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m और kF का करना है स्क्वायर, तो h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m और kF का कर दिया स्क्वायर, kF का कर दिया स्क्वायर, ये 2D में भी ऐसे किया है, 3D में भी ऐसे किया, क्लियर है। फर्मी वेलोसिटी कैसे निकला है, फोर्थ कॉलम, गो बैक, फर्मी वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ, फर्मी वेलोसिटी का अगर आप एक्सप्रेशन लिखें तो क्या बनेगा, h क्रॉस kf यानी कि फर्मी मोमेंटम बाय m, तो फर्मी मोमेंटम h क्रॉस मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया इनटू क्या, इनटू kf, h क्रॉस बाय m इनटू kf, h क्रॉस बाय m इनटू kf, हो गया फर्मी वेलोसिटी। फर्मी मोमेंटम क्या होता है, h क्रॉस इनटू kf, kf ये रहा पहले कॉलम में, h क्रॉस कर दिया, h क्रॉस kf, h क्रॉस kf, h क्रॉस kf लिखा, हो गया। फर्मी टेंपरेचर क्या है, फर्मी एनर्जी, गो बैक, फर्मी टेंपरेचर क्या है, फर्मी टेंपरेचर है फर्मी एनर्जी बाय कितना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
तो क्या करना है, सेकंड ये थर्ड कॉलम फर्मी एनर्जी वाला ये किससे डिवाइड करना है, केबी से, केबी से, केबी से, केबी से। इतनी बात खत्म हो गई, कर लोगे इतना, फर्मी टेम्परेचर तक का कॉलम। यस सर। ओके अच्छा, अब आती है डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात, वो मैं बता रहा हूँ आगे। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसके पीछे रखता हूँ स्लाइड, सो दैट आपको टेबल मतलब बनी बनाई मिल जाए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम सेइंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम ये भी आ रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट का, ठीक। डेंसिटी ऑफ स्टेट की डिपेंडेंस पता है आपको कैसे निकलती है, अगर एनर्जी पर डिपेंडेंस निकालनी हो तो। आई एम डिफाइनिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सर वो टेबल अभी नहीं बनानी, इसके बाद बना लेना, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में बता दूं इसके बाद। ओके ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं आप, डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिफाइन करते हैं डी ई इक्वल्स टू डी एन बाय डी ई। ये आप डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन देते हैं, ठीक। इसको हम कैसे करते हैं आगे जाकर, वी डू इट लाइक दिस, dn by dt and what, dk by de, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको सीधा डिपेंडेंस निकालना होता तो क्या करते हैं हम, इफ यू वांट टू फाइंड ओनली द डिपेंडेंस, तो मैंने एक तरीका आपको ये बताया था क्या, कि डी ई के प्रोपोर्शनल होता है e पावर d by s minus 1, d by s minus 1, ठीक। d stands for डायमेंशन, डायमेंशंस क्या वैल्यू ले सकती हैं, 1 2 3, कभी कभी 0 डायमेंशन भी होता है, क्वांटम डॉट, बट डोंट गो इनटू दैट। ओके, डायमेंशन 1 2 3, s क्या वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, e प्रोपोर्शनल टू k पावर s, s क्या वैल्यू लेता है 1 या 2, ओके 1 या 2 ले सकता है। ओके, तो मैं किसके लिए समझाने जा रहा हूं आपको ये सब बातें, यहां पर आई एम गोइंग टू टेल यू डेंसिटी ऑफ स्टेट अंडर व्हाट कैटेगरी, e प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर वाला जो, क्योंकि मैंने सारी की सारी जो टेबल बनाई है वो क्या मानकर बनाई है, यहाँ पर एंटायर टेबल अज्यूम दैट e प्रोपोर्शनल टू व्हाट, k स्क्वायर, ठीक। तो मैं उसी के लिए करूंगा, गो बैक। तो यहाँ पर dn by dk क्या होगा, dn by dk 1d के लिए करेंगे पहले हम ये किसके लिए करेंगे, 1d 1d के लिए dn by dk क्या होगा, वो बैक dn by dk यहाँ से कर लो, क्या बनेगा बताना भाई, यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर दो dn by dk, सर ये तो 2d है सॉरी, यहाँ से कितना बनेगा dn by dk 2l over pi बनेगा ना, देखो जरा यहाँ से, Yes, sir. dn by dk is 2l over pi, मैं यहाँ लिख रहा हूँ dn by dk for 1d is, या पहले n लिख देता हूँ, n आपको याद है, n आपको याद होना चाहिए, देखो 2l over pi into k implies that dn by dk, तो ये था हमने 2l over pi कर दिया मैंने, क्लियर। अच्छा, dk by de ये कहाँ से मिलेगा भाई, आप जानते हैं ना एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m होती है, तो यहाँ से आप निकालो de by dk, कितना बना de by dk, de by dk बनता है 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, h क्रॉस स्क्वायर k बाय m होता है, ये उठाकर सारा आप डेंसिटी ऑफ स्टेट के फार्मूले में फिल कर दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला आपको क्या आंसर देगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला आपको आंसर देगा de इक्वल टू, बताइए, ये देगा आपको 2l over pi इनटू, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना क्योंकि dk by de है, तो क्या बनेगा m over h क्रॉस स्क्वायर k, क्लियर है। बट आंसर हम k में नहीं चाहते, हम कितना फंक्शन चाहते हैं d को, e का, एनर्जी का, तो इस वाले k को वापस बदलो किसमें, इस वाले k को आप वापस किसमें बदलो, एनर्जी में, तो एनर्जी और k का रिलेशन क्या है, k किसके बराबर है, अंडर रूट 2me ओके ओवर h क्रॉस स्क्वायर है या नहीं, बोलो, तो k की जगह आप ये रख दो, तो क्या बन जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट, फाइनली जो आएगा वही टेबल में जाएगा, जो यहाँ पर आएगा वही टेबल के अंदर फिल होगा जाकर, 2l over pi m over h क्रॉस स्क्वायर, ये अंडर रूट में से आप h क्रॉस को चाहे बाहर ले सकते हो, तो क्या होगा 1 by k है ना ये, तो h क्रॉस जाएगा ऊपर और अंडर रूट 2me जाएगा नीचे, एक h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल होगा, फाइनल de लिखा हुआ है, क्या बनेगा बताना जरा, रूट 2me से रूट 2me ऊपर बचेगा है ना, तो क्या बचेगा भाई
1 ओवर एल, एल ऊपर बचेगा, एल ओवर पाई एच क्रॉस, एक ही एच क्रॉस बचेगा, और क्या बचेगा 2m/e, पावर कितना हाफ। हाँ, इसको आप उठाओ यहाँ से और कहाँ भर दो ले जाकर टेबल में, देखना ये क्या एल ओवर पाई एच क्रॉस, यस सर। एल ओवर पाई एच क्रॉस 2m/e, उन्होंने अंडर रूट लगा रखा है, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक से क्लियर, ये हो गया हमारा ये वाला, ठीक। अब आते हैं 2D के लिए, फोर टू डी मेटल, 2D मेटल का आप एन लिखो पहले, गो बैक एन, 2D मेटल का एन, ये रहा 2D मेटल, 2D मेटल का एन क्या बनेगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा पाई, एक कैंसिल, एक 2 कैंसिल, a ओवर 2 पाई k स्क्वायर, है ना, a ओवर 2 पाई k स्क्वायर, ये है ना, n का वैल्यू बन रहा है a ओवर सर बैक 2 स्लाइड पाई, ओके, सीधा प्लीज, ये बन रहा है नहीं, ठीक है, तो यहाँ से dn/d के क्या बनेगा a ओवर पाई इंटू k, क्लियर। अच्छा एनर्जी क्या है, एनर्जी में तो यही चाहिए होता है ना, एनर्जी बार बार d/d के यही बनेगा, d/d के कितना बनेगा, बार बार यही बनेगा h क्रॉस स्क्वायर k बाय m, यही बनेगा बार बार। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया, हमें चाहिए क्या dn/dk चाहिए, और क्या चाहिए dk/de, dn/dk क्या है ak ओवर पाई, और इसको रेसिप्रोकेट करना है, इसको रेसिप्रोकेट लेना है, ये तो k से k इस बार कैंसिल हो जाएगा, इस बार k लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन गया ma ओवर पाई h क्रॉस स्क्वायर, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है किसका 2D मेटल का, ma ओवर पाई h क्रॉस स्क्वायर। एनर्जी पर क्या डिपेंडेंस है इसकी, इसकी एनर्जी पर क्या डिपेंडेंस थी आप यहाँ से चेक कर सकते थे, अगर एनर्जी पर डिपेंडेंस चेक करनी होती तो इसका एनर्जी पर डिपेंडेंस क्या है e पावर -1/2 है, इसका एनर्जी पर डिपेंडेंस क्या है e पावर 0 है, ओके, इसका एनर्जी पर डिपेंडेंस e पावर 0 है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है, टेबल में चेक करते हैं ma ओवर पाई h क्रॉस स्क्वायर, ये है क्या, यहाँ पर देखो ma ओवर पाई h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, 2D का हो गया, ये हो गया, गो बैक, इसके लिए करना है अभी वो 3D मेटल, 3D मेटल, 3D मेटल का पहले आप एन लेके आओ, कहाँ है पीडी मतलब कितना है, ये था एन का वैल्यू बन रहा है कितना है, समझ गया पाई वी, नहीं पाई कैंसिल होगा, वी ओवर 3 पाई स्क्वायर, वी ओवर 3 पाई स्क्वायर के क्यूब, वी ओवर 3 पाई स्क्वायर के क्यूब, ये है किसका एन 3D का एन, तो इससे dn/d के निकालना कितना है, इससे आता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, v ओवर पाई स्क्वायर के स्क्वायर, dn/d के ठीक, dt/d क्या है, इट रिमेंस सेम ऑलवेज, ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या बन गया टोटल मिलाकर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट बना है वो कितना है dn/dk dk/de का वैल्यू क्या बन गया v k स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर इंटू m ओवर h क्रॉस स्क्वायर k, रखना जरा, एक के से एक के कैंसिल हो गया, एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या बन रहा है फाइनली हमारा, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में एक जो k है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा vm ओवर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, और k की जगह क्या ले आएंगे न्यूमरेटर में अंडर रूट 2me ओवर h क्रॉस
टू एम ओवर एच वन। ओके, तो क्या बन जाएगा ये फाइनली? ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी और फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स क्रॉस क्यूब कर सकते हो एम वी, तो देखते हैं तो ये बन रहा है वी रूट टू, मतलब एम को अलग कर दिया और रूट टू को अलग कर दिया, कुछ नहीं है बाकी। क्या लिख दिया यहाँ पर? वी कैन राइट वी वॉल्यूम, रूट टू को अलग कर दो, एम की पावर कितनी हो जाएगी? वी बाई टू, ई रहेगा अंडर रूट में डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एच क्रॉस का हो जाएगा क्यूब। तो सेम आंसर यू कैन फिल इन द टेबल आल्सो, सेम आंसर। ओके, अब यहाँ पर आप देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंस क्या आता है। डिपेंडेंस अगर आपको निकालना है तो इतना सा करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। अंडर रूट ई आ रहा है, मैं एक करके देखता हूँ। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता तो कैसे करता? इफ आई डू इट यूजिंग द फॉर्मूला, तो हम जानते हैं अगर हम डायमेंशन 3D लें 4D3 एंड एस का वैल्यू कितना है यहाँ 2, तो ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर कर रहे हो, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंस क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू ई पावर डी माइनस 1/2, 3/2 minus 1, so it would be what? root e. Okay, तो इस तरह चलेगा। ओके, तो हमारा ये जो कॉलम है इट इज नाउ एक्सप्लेन्ड। डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। डेंसिटी ऑफ स्टेट सर हमने इसमें डब्ल्यू डिजनरेट का क्यों नहीं कंसीडर किया? कर तो लिया, n/2 एन जो लाया, अरे भाई मैंने राइट में एडजस्ट कर लिया है एन को, ये 2 जो है राइट में ले गया हूं मैं। अरे भाई ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन, वो क्या बनेगा? ये बनेगा राइट साइड में लेके जाओ इसको 2 को, तो क्या हो गया n इक्वल्स टू, ये 4 था नीचे, तो क्या रह गया उसकी जगह a ओवर 2 पाई रह गया ना, 2 को कैंसिल करने पर यहाँ। सर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर पूछ, हां सर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर पूछ रही हूं मैं। जब मैंने n के अंदर ले लिया ना, वो ये w रिजल्ट ले लिया नहीं ले लिया, पहले बताओ। ये वाले से ये समझ में आ गया कैसे आया? यस सर, एडजस्ट किया ना राइट में, तो जब मैंने n के अंदर काउंट कर ली वो चीज, तो डेंसिटी स्टेट में वो क्या रहेगा बताओ? ओके देखो सर, यही लिया था मैंने। 2D कहां गया? 2D के लिए क्या रहा था मैं? हां 2D के लिए 1D 2D में यही लिख के किया है मैंने, देखो। ओके सर। तो ऐसा नहीं है मैंने यहाँ n लिख दिया तो मैं 2 को मिस कर गया, नहीं ऐसा नहीं है, एडजस्ट कर दिया मैंने राइट में 2 को। ओके, तो हमारा ये वाला कॉलम हो गया एक्सप्लेन दिस। ठीक है, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके, इसको कर लेते हैं क्विकली। जो लास्ट वाला कॉलम है जिसमें हम लिख रहे हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, वो क्या है? तो 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी, ये क्या है एक्चुअली? इट इज द एनर्जी ऑफ मेटल एट 0 केल्विन। It is the energy of metal at 0 Kelvin at T equals to 0 Kelvin। यानी कि अगर हम उस मेटल को कब कहाँ रखें, 0 केल्विन पर रखें, तब भी उसके पास कुछ एनर्जी होगी। कैसे? आप जानते हैं ये जो फिलिंग हुई है मेटल में, ये 0 केल्विन पर अगर इस मेटल को मैं लेता हूँ, व्हाट यू विल सी, आप देखेंगे कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, इससे आगे के एनर्जी लेवल है, कहाँ तक भरा हुआ है टॉप मोस्ट इट इज फिल्ड अप टू, ठीक है, अप टू EF तक भरा हुआ है। इस लेवल की एनर्जी क्या है? E1, इस लेवल की एनर्जी क्या है? E2, इस लेवल की एनर्जी क्या है? E3, वहां तक भरा हुआ है वो EF तक, ठीक। और हर एक लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हर एक लेवल क्या है? डब्ल्यू जनरेट लेवल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ऐसे फिल्ड है। ये सिचुएशन कहां पर है? एब्सोल्यूट 0 पर है। ये सिचुएशन कहां पर है? एब्सोल्यूट 0 पर। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, क्या ये थर्मल एक्साइटेशन है? नो, दिस इज नॉट थर्मल एक्साइटेशन। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम एनर्जी ऑफ मेटल निकालें एट 0 केल्विन, तो क्या होगी? एनर्जी ऑफ मेटल जो होगी एट 0 केल्विन, वो क्या होगी? वुड बी, पता है कैसे निकालेंगे एनर्जी पूरे मेटल की? क्या होगा? उसको हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ मेटल एट 0 केल्विन को हम लिख रहे हैं EO, E0, E1, E2, E3, E4, कहां तक की सम करनी होगी बताना? EF, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेवल है, कहां तक की एनर्जी सम करनी होगी हमें? EF तक। क्लियर है? ये 0 पॉइंट एनर्जी, ये फर्मी एनर्जी नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्मी एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है? जितने भी लेवल भरे हुए हैं 0 केल्विन पर, उन सबकी एनर्जी को सम करना है, तो आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी? मेटल की, पूरे मेटल की एनर्जी मिल जाएगी। ओके, अब 1D में कितनी आती है, 2D में कितनी आती है, 3D में कितनी आती है, सीधे लिखा है। क्योंकि हमें क्या करना होगा यहाँ पर? आप जानते हैं ना E1 का फार्मूला क्या है?
एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समेशन लगाना होगा हमें। ओके, तो मैं उस सब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। और 1D जो 0 पॉइंट एनर्जी आती है, ओके, वो आती है 1/3 NEF। किसके टर्म्स में हमने इसको एक्सपेक्ट किया है? किसकी टर्म्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है? इन टर्म्स ऑफ EF भी है रिप्रेजेंटेड। वैसे तो सारी की सारी EF थोड़ी ना होगी, हमने सबको किसकी टर्म्स में लगा दिया? EF की फॉर्म में ले लिया। ओके, यहाँ पर N क्या है? N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2D ये कितना आता है? 1/2 का फैक्टर आता है। 3D के लिए कितना आता है? 3/5 का फैक्टर आता है। यहाँ पर N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड, पूरे सॉलिड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कई बार हम इसको पर में एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स ये टोटल 0 पॉइंट एनर्जी है, इसको हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? समटाइम्स वी एक्सप्रेस इट 0 पॉइंट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सप्लेन करते हैं? समटाइम्स 0 पॉइंट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेगा? अगर मैं इसको लिखूं 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल, आप कहां पढ़ते होंगे? मैं इसको क्या कह रहा हूं? 0 पॉइंट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी 0 पॉइंट एनर्जी होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी राइट इट लाइक दिस। हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई इसको? अब मैं थोड़ा ई को ऐसे ले रहा हूं। टोटल 0 पॉइंट एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आप इसको पढ़ते होंगे, बट वहां पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल। हमारा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो 0 पॉइंट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, इस एन को इसके नीचे ले आओ तो क्या बचा? तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी कितनी आई बताइए? हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एवरेज एनर्जी है 2D में, सॉरी 1D में? फर्मी एनर्जी का कितना है हर एक पार्टिकल के, अगर मैं हर एक इलेक्ट्रॉन के बीच में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सबके पास एनर्जी। आप देख रहे हैं इसके पास कितनी एनर्जी है? EF। इसकी एनर्जी EF से लोअर है या ज्यादा है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले हैं, दे हैव लेस एनर्जी देन EF ना। तो अगर हम सबका ऐड कर दें, सबकी एनर्जी, और सब इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनको, किसी की ज्यादा किसी की कम है, तो हर एक के पास कितनी आएगी एवरेज? 1/3। हाँ, तो ये क्या बनी बताइए आप मुझे? इट इज व्हाट? इट इज एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसमें क्या बनेगी एवरेज एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 2D में? हाफ EF। ओके, हाफ EF 2D में। 3D में क्या बनेगी? पर इलेक्ट्रॉन एवरेज। टोटल की लिखो और इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3/5। तो फैक्टर को आपको याद रखना है। 1D में क्या फैक्टर है? 1/3। 2D में क्या फैक्टर है? 1/2। 3D में क्या फैक्टर है? 3/5। अब देखते हैं टेबल। 1/3 फैक्टर, 1/2 फैक्टर एंड 3/5 फैक्टर। तो ये क्या है? 0 पॉइंट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन है या टोटल है? पर इलेक्ट्रॉन है, एवरेज। एक्सक्यूज मी सर। क्लियर? हाँ जी। सर एक बैक साइड पे जाइए सर, ये जो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है 1D वाला, ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना? सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर 1D मेटल है तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबके लिए सेम रहेगा। अगर मेटल 2D है तो सारे उस 2D मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा। अगर मेटल 3D है तो उसके सारे के इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा। एवरेज है ये। ओके अब बात समझिए, सिंपल सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ, उसकी एनर्जी किसके बराबर है? या क्लियर? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी एनर्जी किसके बराबर है? E1 की। तो इसकी एनर्जी इस वाले से कम है या ज्यादा है? E1 की एनर्जी कम है, और ग्रेजुअली एनर्जी बढ़ रही है इनकी E1 और EF के बीच में। क्लियर है? अब मैंने क्या किया? उस सॉलिड की सारी एनर्जी को सम कर दिया, E1 + E2 + E3 + EF तक कर दिया सम। ओके, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गई मुझे बताओ भाई? किसी की कम थी, किसी की ज्यादा थी, तो अब किसका क्या हो गया? ये एवरेज हो गया तब। ओके, तो ये हो गया एवरेज एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम। ठीक है, किसी की कम थी, किसी की ज्यादा, सबकी एवरेज कर दी। तो 1D सिस्टम है तो इतनी, 2D सिस्टम है तो इतनी, 3D सिस्टम है तो इतनी। वही टेबल में बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो नाम टेबल इज एक्सप्लेन। आगे इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन चोरी करेंगे। तो बताइए। तो टेबल थोड़ा दिखाएंगे। हाँ, टेबल देख लीजिए। पर इस बात का ध्यान रखना है, केवल इस बात को ध्यान में रखकर लिखी गई है कि E प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर होगा। सर
सर ज्यादातर चीजों के जैसे हमने ना फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं सर, तो इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपकी वॉइस कट गई, दोबारा बोलो। सर जैसे ज्यादातर चीजों के हमने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, ठीक है, तो इसके कोई डेरिवेशन टाइप की कोई ऐसी चीज नहीं है ना? आपको किसका डेरिवेशन चाहिए भाई? डेरिवेशन किया नहीं मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने केएफ का डेरिवेशन किया है, तो केएफ से तो सारी चीजें डिराइव हुई हैं। आप बताओ और इसमें क्या बताऊं? नहीं जैसे कंडक्टिविटी वगैरह की, लो टेम्परेचर कंडक्टिविटी वगैरह की, वो सीधे डायरेक्ट टेम्परेचर पे जो मतलब डिपेंडेंट है, तो वो तो सीधा है ना। अरे भाई और क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू वांट? मैंने आपसे कहा जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी डिपेंडेंस कैसी आती है, रिलैक्सेशन टाइम से लिंक अप है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ओके ओके सर, ओके सर। अगर मैं यहाँ इतनी सारी चीजें डिराइव करूंगा तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। यस सर, यस सर। सर स्लाइड शो कर दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सर हेलो सर। सर जो साइड में जो आपने चाहोगा जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी लिखी है वो कैसे लिखी है सर? कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोनोन की। यस सर। ये कैसे लिखती है? यस सर। ये लिखी है, देखिए जो थर्मल फ्लक्चुएशंस होते हैं, ओके, थर्मल फ्लक्चुएशन जैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगता है। यस सर। तो जो थर्मल फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसमें ब्राउनियन मोशन होता है, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ब्राउनियन मोशन की हेल्प से हमने क्या किया है, वेलोसिटी निकालकर टाइम का टेम्परेचर डिफाइन किया है। ठीक है, तो उस सब की मैं बता रहा हूं ना, वही बताया मैंने कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सारा डिराइव करूंगा यहाँ पर कि ब्राउनियन मोशन ये होता है, ये वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर ये आएगा, तो इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली बात। नो सर वो वैसे ना मेरा यहाँ नेटवर्क चला गया था तब पूछा था आपने कैसे लिखा है। ओके ठीक है, तो ये आपको सीधे करना है। यस सर। हो गया। कहाँ तक पहुँचे ना? 6 8 9 10 11 12 ठीक है। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रही आपकी वॉइस। आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रही है। सर जो हाँ जी।
रूम टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर जो स्टार्टिंग में हमने किया था आज फर्स्ट स्लाइड पे, तो जो उसके अंदर टोटल स्पेसिफिक हीट लिखते हैं, तो उसके अंदर अगर रूम टेम्परेचर गिवन है तो वो हाई टेम्परेचर की तरह हाई लेंगे में काउंट होगा, हाँ हाई में काउंट होगा। और सर जो ग्रेफाइट होता है तो वो हम अकोस्टिक कैसे लेते हैं उसको, ग्रेफाइट को? मतलब सर आपने बताया था एक क्वेश्चन था 61, तो उसके अंदर आपने बताया था सर ग्रेफाइट को हम 2D लेते हैं वैसे, और उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक हीट निकालनी थी हमें लेडीज की, तो D/S किया था, वहाँ पे S की वैल्यू 1 ली थी ग्रेफाइट में, तो S1 हुआ तो मतलब अकोस्टिक, तो फिर कैसे पता चला? मैंने कहा था कि अकोस्टिक ऑप्टिक में कौन डोमिनेंट होता है? वो तो अकोस्टिक सर ऑप्टिक में अकोस्टिक डोमिनेंट होता है। हाँ वो सर आपने हाँ लो टेम्परेचर पे बताया था वो तो आपने। हाँ तो अब बताओ स्पेसिफिक हीट किसकी वेरिएशन किसका आएगा? ऑप्टिक का आएगा, ऑप्टिकल का आएगा या अकोस्टिक का आएगा? अकोस्टिक जो डोमिनेट करेगा उसी का आएगा सर। डोमिनेट करेगा उसका आएगा, ठीक है, उसी हिसाब से लिखा है हमने उसको। और डायमेंशन 2 तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लैटिस सर ये सर वो तो पता है सर, डायमेंशन तो समझ आया, बस यही पूछना था। ये फिर इसमें S की वैल्यू 1 लेते तो मतलब अकोस्टिक टेम्परेचर को अकोस्टिक लेंगे। अकोस्टिक का मैंने बताया था स्पेसिफिकली डोमिनेंट होता है, किसका दिखेगा आपको, विजिबिलिटी किसकी होगी? अकोस्टिक की होगी सर। अकोस्टिक, हां ठीक सर है। फिर टेम्परेचर गिवन ना हो तो फिर मतलब जैसे ग्रेफाइट का था ना टोटल स्पेसिफिक हीट, तो उसके अंदर हम हाई टेम्परेचर पर बिहेवियर क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है ना, लैटिस स्पेसिफिक हीट का हाई पर। सर और लो पर क्या होगा? टी स्क्वायर होगा। लो पर ये होगा टी स्क्वायर, और हाई पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ टी। कहां कंफ्यूजन? ओके सर। S का वैल्यू भाई तीनों में 2 ही लिया जाएगा, क्योंकि S का मतलब डायमेंशन से नहीं है, S का मतलब किससे है? प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। समवन इज आस्किंग कि S का वैल्यू क्या होगा, तो S का वैल्यू तीनों डायमेंशन के लिए 2 ही लगेगा जब तक इलेक्ट्रॉन k स्क्वायर का डिस्पर्जन रिलेशन फॉलो करेगा। ओके ठीक है, ठीक है फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में